बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएंगे। इंडियन आर्मी चीफ की बात हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान के साथ, एंड एक वार्निंग भी गई था कि मदरसे के कई कमरों की दीवारें उड़ गई, उसके पास की इमारतों में भी दरारें। दुनिया के सैन्य गलियारों में एक जबरदस्त खलबली मचा दी है, क्योंकि भारत ने अपनी समुद्री सीमा की रक्षा के लिए अब तक का सबसे भीषण और निर्णायक कदम उठा लिया है, जिसे देखकर चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के होश उड़ चुके हैं। आई है हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होना चाहिए कि बांग्लादेश के मौजूदा पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के पीछे कौन है? हमारी शहादतें दी, हमारे 9,000 लोग जख्मी हुए, कई सौ लोग परमानेंटली डिसेबल हुए। किसके लिए हुए भाई? अब अगर ये कोई गुमान है क्या कि भारतीय सेना तो मुसलमान के लिए लड़ेगी? जब हिंदू और हिंदू का हित होगा तो भारतीय सेना तो उसको भी लिबरेट कराएगी ना। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान के साथ, एंड वेयर ऑफ कोर्स यहाँ से कंसर्न तो गया होगा बड़ा क्लियरली, एंड एक वार्निंग भी गई होगी, क्योंकि उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आया है कि भैया वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स। लीडर्स हैं जिनका नाम लेके इंडियन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो भी हमारी हिट लिस्ट पे हैं और उनको भी मार दिया। 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहां, बिकॉज़ देयर इज प्रेशर। 7 दिन बाद दे वुड रिक्वायर अनदर इशू। कर दिया। बांग्लादेश में भारी तबाही मची हुई है, वहां हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब तो हिंदुओं ने आवाज उठा ली है कि मोदी सरकार हमारी मदद करे, हमारे लिए बॉर्डर खोल दे। ग्रिगोरोविच की बड़ी चेतावनी सामने आई है, इसे अब और तत्कालीन सोवियत संघ के समर्थन से हुआ था। रूस के राजदूत ने ढाका में बैठकर एक एक बांग्लादेशी को याद दिलाया है कि 1971 में आपको आजादी भारत की मदद से ही मिली है। की याद भी दिलाई और याद दिलाते हुए कहा कि बांग्लादेश की आजादी में भारत का अहम योगदान रहा है और रूस ने भी बांग्लादेश की मदद। अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलव्विस है। असादुल्लाह वलीद करके एक लश्कर तैयबा का बंदा, जो अभी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये होने जा। और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। हमारी अस्करी दिफाई पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? किसने मारा, किसके लिए मारा, क्यों मारा, क्या मारा, किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट वो जरूर मरा है। इसके बाद जा रहा होता है, वो पहला कांटेक्ट जो होता है वो इस तरह के लोगों के साथ होता है। एक पैटर्न भी बनता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जहाँ पर जो प्रोपेगेंडा वाले और उर्दू स्पीकिंग प्रोपेगेंडा वाले और पिछले भी चाइना, टर्की, इनको मिल के अपने दिफा मजबूत करने के लिए आपस में हाथ मिला। इंडिया के साथ जो जंग है ना, अगर यूनिलैटरल है, इसमें मोदी नहीं मिला हुआ ना, तो वो इसके ऐसे की तैसी कर देंगे। अल्लाह। इट्स अ बॉम्ब ब्लास्ट विदाउट फायरिंग अ सिंगल। अब हमारा जो आर्मी चीफ है ना, उसकी तो इस वक्त फटी पड़ी है। भाई ऐसा करें कि आप भाग के बंकर में घुस जाएं। पाकिस्तान जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील, कठिन और पुरज़ोर जंग लड़ी, आज एक नई लहर का सामना कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी महज चंद गिरोहों या फिर वाकयात तक महदूद नहीं है, बल्कि इसके पीछे इलाकाई सियासत, खुफिया मनसूबाबंदी, पाकिस्तान को अपनी पुरानी चाल के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का मीडिया गैर इरादी तौर पर वही लाइन जो कि अफगानिस्तान चाहता, इंडियन आर्मी भी या दूसरी आर्मीज भी अपने ऑपरेशंस बताती है कि इस साल हमारे ऑपरेशंस कितने थे, और हमने 99 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2025 में। 699 700 टेररिस्ट इंसिडेंट। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग वो खराब हो रही है। इसको फ्यूचर में किस तरह ओवरऑल रोकना है? हमने पहले भी देखा, सुसाइड बॉम्बिंग हुई, उसके अंदर खवातीन भी इन्वॉल्व थी। बलूचिस्तान के खिलाफ दुश्मनी उनकी जो है वो तो उधार खाए बैठे हैं। अब उनके हाथ से एक तीतर चढ़ गया है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अरे जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। क्या बात है, यू साउंडेड। हमारे हमारी बदनसीबी देखिए कि हमें दोस्त अच्छे क्या मिलने थे, हमें दुश्मन भी अच्छे ना मिले। दुश्मन भी घटिया दुश्मन मिले एक तरह से। मासूमों को, बेगुनाहों को वर्गला कर इस दहशतगर्दी का ईंधन बना रहे हैं। और जब ये देखता हूँ मैडम शेख, मैं जब भी कोई स्टोरी सामने आती है खास का फ़ायदा उठाकर और जाली वतन परस्ती और हीरोइज़म में फंसा कर ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैडम शेख ही है, बाकी कोई लोग नहीं है जिन्होंने अपने जनाजे प्यारों के उठाए हैं और प्यारों के जनाजे दफनाए और कुर्बानियां दी हैं। वेपन कैसे चलाया जाए, सेल्फ डिफेंस कैसा किया जाए, ये सब की जो ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, सर इसको कैसे देखा जाए?
मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अगर दहशतगर्दी का वाकया वहां पे होता है तो पाकिस्तान पे क्या हमला कर दिया? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा, ये बात मेरी लिख की तरफ से लगातार एक के बाद एक बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। इसी बीच इस वक्त की सबसे बड़ी और बेहद अहम बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। इस खबर के सामने आते ही बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस पूरी तरह बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसी घबराहट के चलते मोहम्मद यूनुस ने आनन फानन में राजधानी ढाका में अपनी तीनों सेना के प्रमुखों के साथ एक आपात बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में भारत के खिलाफ बड़े कदम उठाने और कड़ी प्रतिक्रिया देने की बातें भी सामने आ रही आज है। दरअसल भारत की ओर से इस वक्त भारतीय सेना ने बांग्लादेश बॉर्डर से सटे 3 अहम डिवीजनों को टारगेट करते हुए लगभग 250 किलोमीटर के इलाके में बड़ा सैन्य ऑपरेशन चलाया है। यह है अब तक का भारत की तरफ से बांग्लादेश के खिलाफ सबसे बड़ा और निर्णायक एक्शन माना जा रहा है। सबसे अहम बात यह है कि भारतीय सेना ने बांग्लादेश के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर एयरबेस को निशाना बनाया है। यह एयरबेस सैदपुर एयरफील्ड के नाम से जाना जाता है। शुरुआत में इस एयरफील्ड का इस्तेमाल मिलिट्री और बाद में सिविलियन उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था, लेकिन हाल के समय में बांग्लादेश ने इसे पूरी तरह सैन्य गतिविधियों का केंद्र बना दिया था। यहां से बांग्लादेश अपनी एयरफोर्स का बड़ा हिस्सा ऑपरेट कर रहा था और बड़े पैमाने पर मिलिट्री कैंपेन चला रहा था। इसी एयरबेस पर भारतीय सेना ने बड़ा एक्शन लेते हुए कई ड्रोन हमले किए। इन ड्रोन अटैक्स के जरिए न सिर्फ सैदपुर एयरबेस बल्कि उससे जुड़े तीनों डिवीजनों को टारगेट किया गया और इस एयरबेस को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। आपको बता दें कि सैदपुर एयरबेस भारत के चिकन नेक इलाके के बेहद करीब स्थित है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बांग्लादेश इसी एयरबेस से चीन द्वारा दिए गए फाइटर जेट्स को लगातार ऑपरेट कर रहा था। भारतीय सेना की कार्रवाई के बाद बांग्लादेश में इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है। बांग्लादेश को जरा भी अंदाजा नहीं था कि भारत सीधे उसके सबसे बड़े और सबसे अहम एयरबेस को निशाना बनाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारत की ओर से इस ऑपरेशन में 250 किलोमीटर रेंज तक मार करने वाली मिसाइलों और आधुनिक ड्रोन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। भारत इस वक्त बेहद सटीक तरीके से टारगेटेड लोकेशंस को न्यूट्रलाइज कर रहा है। भारतीय सेना ने रंगपुर डिवीजन से जुड़े 3 अलग अलग डिवीजनों को निशाना बनाते हुए कई सैन्य ठिकानों को तबाह किया है। यह पूरा ऑपरेशन लगभग 250 किलोमीटर के दायरे में चलाया गया है। इन घटनाओं के बाद बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आपातकाल जैसी स्थिति बनती नजर आ रही है। मोहम्मद यूनुस ने तीनों सेना प्रमुखों को तुरंत बुलाकर भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर चर्चा शुरू कर दी है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हालात युद्ध जैसे बन चुके हैं? असल में भारतीय सेना पहले जहां चिकन नेक से जुड़े इलाकों में लगभग 150 किलोमीटर तक सक्रिय थी, अब वही सेना 250 किलोमीटर के अंदर तक अपनी पकड़ बना चुकी है। भारतीय टैंक आगे बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं और भारत ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अब सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि सामरिक शक्ति का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत का यह कदम सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि एक मजबूत सैन्य संदेश है। भारत ने बांग्लादेश को चारों तरफ से घेर लिया है। जमीनी सीमाओं के साथ साथ भारत ने बंगाल की खाड़ी के रास्ते भी बांग्लादेश को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया है। भारतीय वायुसेना और नौसेना दोनों ने मोर्चा संभाल लिया है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत बंगाल की खाड़ी में तैनात कर दिए गए हैं और एयरफोर्स ने हवाई गतिविधियों पर पूरी नजर बना ली है। इस वक्त हालात पूरी तरह भारत के कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि भारत ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही घटनाओं को अब नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। इसी वजह से भारत ने बांग्लादेश के 3 ऐसे डिवीजनों को निशाना बनाया है जो भारत के साथ सीधे लगभग 250 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। इन इलाकों में रंगपुर डिवीजन और सैदपुर एयरबेस सबसे अहम है, जो चिकन नेक से महज 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी एयरबेस को भारत ने ड्रोन अटैक्स के जरिए पूरी तरह तबाह किया है। भारतीय सेना ने यहां अत्याधुनिक स्वार्म ड्रोन का इस्तेमाल किया है, जो भारी पेलोड ले जाने और कई जगहों पर एक साथ हमला करने में सक्षम हैं।
इसके साथ ही भारत ने अपने आधुनिक मिसाइल सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी बॉर्डर इलाकों में तैनात कर रखा है ताकि बांग्लादेश की किसी भी जवाबी कार्रवाई का तुरंत जवाब दिया जा सके। भारत ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में बने हालातों की वजह से उसे यह कड़ा कदम उठाना पड़ा। असल में खुफिया जानकारी के मुताबिक यहां एक बड़ी साजिश रची जा रही थी। सैदपुर एयरफील्ड को जानबूझकर रंगपुर एयरबेस से दूर इसलिए चुना गया था ताकि भारत की नजरों से बचा जा सके। यहां से लगातार फाइटर जेट्स उड़ान भर रहे थे और चिकन नेक को काटने की धमकियों के पीछे यही एयरबेस सबसे बड़ा केंद्र था। इस साजिश का मकसद भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी देश से अलग करना और वहां अस्थिरता फैलाना था। इसके लिए डिमांड है गवर्नमेंट से एक ही कि अब बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने हैं। जो टुकड़े हमें चाहिए, एक तो चिकन कॉरिडोर के पास और दूसरा चिटागोंग के पास। देश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम 71 की वो दोबारा से एक्टिव कर दी गई है, नए बेसिस को क्रिएट कर दिया मिजोरम के बॉर्डर के पास। और वी आर वॉचिंग ट्राई जंक्शन। इंडियन आर्मी चीफ ने बोल दिया डायरेक्ट मैसेज कि इस बार 0 टॉलरेंस होगा। में इंडिया ने बांग्लादेश के लिए किया। शेख हसीना जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है इंडिया में इस वक्त रह रही हैं, उन्होंने भी एक ईमेल के जरिए एक इंटरव्यू दिया इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी को। तो वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर यूनस हैं वो उन लोगों को प्रमोट कर रहे हैं जो पार्टी से हो सकते हैं, लेकिन इसमें किसी और का कसूर, किसी और को घसीटना और उसके साथ ये गैर इंसानी सलूक करना मेरे ख्याल में किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। और जो वीजा सेंटर हाई कमीशन के बाहर खड़े होकर हमें सिर्फ 1 घंटा चाहिए और 20 मिनट के अंदर ये ढाका में भागता हुआ दिखाई देगा आपको। ये है पावर। मोदी साहब आपकी सुनते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें सर आपकी भी सुनते हैं। सर मोदी जी का फोन आया था, कह रहे थे आप 3 दिन से कहाँ गायब हैं, कोई उठा के तो नहीं। ऑफ आवर यूथ इन नॉर्थ ईस्ट। राहुल गांधी बोलता रहा यूथ को, आप आइए गवर्नमेंट को गिरवाइए, और यहाँ पे यूथ मंगे जो हिंदुस्तान की भीख पर पलते रहे, जिन्हें इंडियन आर्मी ने बनाया, जिन्हें इंडियन नेवी ने बनाया, जिन्हें इंडियन एयरफोर्स ने बनाया, आज ये हमें सिखा रहे हैं। चली गई। और अब अगर इतने अरसे के बाद अगर रशियन एम्बेसडर अगर ये बात कर रहे हैं, तो ये बात तो पाकिस्तान में बच्चे को पता है कि जी 71 में क्या हुआ था और कैसे बांग्लादेश बना। ये भी पता, बांग्लादेश बनने से पहले का भी अक्सर लोगों को पता है। अब तो वो जो हमीदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट जो मैं समझती हूँ कि हर स्कूल कॉलेज में पढ़ानी चाहिए। अब और रूस ने भी बांग्लादेश की मदद की थी। तो मैडम ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का तरह मरोड़ दिया था कि अब बेकारी अब तक रो रहे हैं। एक ही ड्रोन ने नूर खान एयरबेस। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है हमें पता है, हमें उसको कैसे ठीक करना है ये हमें पता है। ये तो नहीं हो सकता दूसरा मुल्क आज फॉर एग्जांपल मैं और आप, हर चीज अल्लाह पे छोड़ी हुई है, खुद नहीं करना हमने, कुछ नहीं काम नहीं करना, अल्लाह ही करेगा हमारा। बात ये है कि क्या अल्लाह की हमारी कोई दुश्मनी है? वो जिसको हम काफिर कहते हैं उसने गाड़ी बना दी। लेकिन ये बांग्लादेश बात भूल चुका है। इसके साथ ही उन्होंने बांग्लादेश को 1971 की याद भी दिलाई और याद दिलाते हुए कहा कि बांग्लादेश की आजादी में भारत का अहम योगदान रहा है। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कह रहा हूं, जो शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं इंडिया के पास, आसपास बने करीब 12 विशेष चेक पोस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा था। इन चेक पोस्टों पर अवैध गतिविधियां चल रही थीं और भारत विरोधी तत्वों को पनाह दी जा रही थी। इन्हीं वजहों से भारत ने समय रहते बड़ा और निर्णायक एक्शन लेते हुए इस पूरे नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। ये वही तत्व हैं जो इस वक्त भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश रच रहे थे। इनकी तरफ से लगातार इस इलाके में बड़े बड़े कैंप तैयार किए जा रहे थे ताकि भारत को सीधे टारगेट करते हुए भारतीय सीमा में घुसपैठ करना आसान हो सके। अगर असल वजह को समझा जाए तो सवाल उठता है कि आखिर ये सब भारत के खिलाफ बांग्लादेश के रास्ते ही क्यों किया जा रहा था। इसका सीधा सा जवाब यह है कि भारत और बांग्लादेश के बीच बहुत लंबी और खुली सीमा साझा होती है। दूसरी अहम बात यह है कि भारत पिछले कई वर्षों से अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर
पूरी तरह सतर्क और मुस्तैद रहा है। हालांकि अगर बांग्लादेश की स्थिति पर नजर डालें तो कुछ साल पहले तक भारत और बांग्लादेश के संबंध काफी बेहतर थे। इसी वजह से आज भी कुछ ऐसे रास्ते और पॉइंट्स मौजूद हैं जिनका गलत फायदा उठाकर भारत में एंट्री करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है। मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स और उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए थे, जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी लॉन्चर से आप फायर करते हो तो इसका मतलब ये है कि जो रैपिड रीलोड, फटाफट आप उसको रीलोड कर सकते हो और फटाफट फायरिंग करने की आपकी कैपेबिलिटी है। इंडिया ने तो बैकअप प्लानिंग कमीशन कर दिया मगर वो डिलीवर करते हैं। उन्होंने ये कहा है 2030 के अंदर वो 45% मैन्युफैक्चरिंग दुनिया की 25% से लेके जाएंगे। दुश्मन ताकतें इन्हीं लूप हॉल्स का फायदा उठाकर अपने मंसूबों को भारत के अंदर पहुंचाने की कोशिश कर रही थी और इसी साजिश में इस एयरबेस का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा था। बांग्लादेश ने इस एयरबेस पर न सिर्फ अपने फाइटर जेट्स को तैनात किया था बल्कि बाहरी ताकतों के फाइटर जेट्स की गतिविधियां भी यहीं से संचालित की जा रही थी। यानी इस पूरे इलाके में लगातार संदिग्ध और असामान्य सैन्य मूवमेंट रिकॉर्ड की जा रही थी। भारत ने सैटेलाइट इमेजरी के जरिए इन गतिविधियों की पुष्टि की, साथ ही रडार सिस्टम की मदद से भी यहां हो रहे भारी सैन्य जमावड़े पर नजर रखी गई। यहां बांग्लादेश की तरफ से हजारों की संख्या में टैंक और आर्टिलरी गन तैनात की गई थी ताकि जरूरत पड़ने पर अचानक भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जा सके। इसी वजह से भारत ने इस बेहद अहम एयरबेस को निशाना बनाते हुए उसे ध्वस्त कर दिया। बांग्लादेश का यह सैदपुर एयरफील्ड रणनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ समय पहले तक इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से सिविलियन उड़ानों के लिए किया जाता था, जबकि सैन्य उपयोग केवल सीमित रूप में होता था। लेकिन बांग्लादेश में जब से हालात बदले हैं और सत्ता परिवर्तन जैसे हालात बने हैं, तब से रंगपुर एयरबेस को छोड़कर सैदपुर एयरबेस को पूरी तरह सैन्य ठिकाने में बदल दिया गया था। भारत से सटे इस इलाके में यही एयरबेस बांग्लादेश की सैन्य गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। इसी वजह से भारत ने इसे टारगेट करते हुए अपनी अब तक की सबसे बड़ी और निर्णायक स्ट्राइक को अंजाम दिया। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि शुरुआत भले ही बांग्लादेश की तरफ से हुई हो, लेकिन अब इसका अंत भारत करेगा। भारत की ओर से जो लगातार एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, वे इसी रणनीति का हिस्सा हैं। डिमांड है गवर्नमेंट से एक ही कि अब बांग्लादेश का 2 टुकड़े करने हैं। जो टुकड़े हमें चाहिए, एक तो चिकन कॉरिडोर के पास और दूसरा चिटागोंग के पास। देश ने इंडिपेंडेंस हासिल की बिकॉज ऑफ इंडियन हेल्प एज वेल, और रशिया ने भी सपोर्ट की थी। तो मैडम, ये बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान को तोड़ने में इंडिया का और रशिया का किरदार है। मैडम 71 की वो दोबारा से एक्टिव कर दी गई है। पहले जहां भारत की कार्रवाई सीमित दायरे तक थी, अब भारत ने अपने ऑपरेशन का दायरा बढ़ाकर 250 किलोमीटर तक कर दिया है। शुरुआत में भारत ने केवल 2 डिवीजनों पर फोकस किया था, लेकिन अब यह संख्या बढ़कर 3 हो चुकी है। इसी वजह से भारत का अगला बड़ा एक्शन भी इसी क्षेत्र में होने के संकेत मिल रहे हैं। यानी भारत फिलहाल अपने ऑपरेशन को रोकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। भारत ने चेतावनी दी है कि अगर बांग्लादेश की तरफ से पलटवार की कोशिश की गई या किसी बाहरी ताकत के साथ मिलकर कोई बड़ा कदम उठाया गया, तो भारत का जवाब बेहद कड़ा और निर्णायक होगा। हालात इस कदर गंभीर हो चुके हैं कि बांग्लादेश से सटे भारतीय बॉर्डर पर रेड अलर्ट जैसी स्थिति बनी हुई है। एक तरफ बांग्लादेश ने आनन फानन में आपात बैठक बुलाई है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि वहां किसी बड़े एक्शन की योजना पर काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने भी अपने एयरबेस पूरी तरह सक्रिय कर दिए हैं। भारत ने अपने राफेल, सुखोई और मिराज फाइटर जेट्स को गश्त के लिए तैनात कर दिया है। बांग्लादेश से सटे इलाकों में इस वक्त लगातार फाइटर जेट्स की गड़गड़ाहट साफ सुनी जा सकती है। हर मूवमेंट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और हर गतिविधि को रिकॉर्ड किया जा रहा है। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि अब सिर्फ रंगपुर डिवीजन ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में बांग्लादेश की स्थिति बेहद कमजोर होती जा रही है। भारत की इस कार्रवाई के बाद बांग्लादेश में हालात ऐसे बनते नजर आ रहे हैं जहां देश के
टूटने जैसी आशंकाएं भी सामने आने लगी हैं। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के कई हिस्सों में अस्थिरता बढ़ रही है और यह बात बांग्लादेश के नेतृत्व को भी अंदर ही अंदर डराने लगी है। बांग्लादेश को आशंका है कि रंगपुर डिवीजन जल्द ही भारत के प्रभाव क्षेत्र में आ सकता है। अब तक बांग्लादेश भारत के चिकन नेक को काटकर पूर्वोत्तर राज्यों को अलग थलग करने का सपना देख रहा। भारत ने जिस तरह से बांग्लादेश के सबसे ताकतवर एयरबेस और रंगपुर डिवीजन को अपने सीधे निशाने पर लिया है, उससे साफ संकेत मिलता है कि आगे और बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसी डर की वजह से ढाका में जबरदस्त घबराहट है और बांग्लादेश के सैन्य नेतृत्व ने एयर डिफेंस सिस्टम को हाई अलर्ट पर रख दिया है। यानी वहां साफ तौर पर डर और अस्थिरता का माहौल बन चुका है। भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर ही विरोध और विद्रोह जैसी स्थिति बनती जा रही है। ढाका में अचानक तेज हलचल देखने को मिल रही है और हमलों की दिशा को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। देश के अलग अलग हिस्सों में अफरा तफरी और चीख पुकार का माहौल है। जो लोग अब तक अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे थे, अब वही खुद निशाने पर आते नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कई ठिकानों को टारगेट कर तबाह किया गया है। भारत ने पहले ही साफ संदेश दे दिया था कि सीमा पार से किसी भी तरह की साजिश, आतंकी घुसपैठ या सैन्य खतरे को शुरुआती स्तर पर ही कुचल दिया जाएगा। वहीं जिन हथियारों और फाइटर जेट्स पर बांग्लादेश को भरोसा था, मौजूदा हालात में वे निर्णायक। बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है, इनको सबक सिखाएंगे। इंडियन आर्मी चीफ की बात हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान के साथ एंड एक वार्निंग भी गई था कि मदरसे के कई कमरों की दीवारें उड़ गई, उसके पास की इमारतों में भी दरारें आई हैं। हम तो बांग्लादेश को दो टुकड़े कर देंगे। आपके ज़हन में एक सवाल पैदा होना चाहिए कि बांग्लादेश के मौजूदा पॉलिटिकल बैलेंस ऑफ पावर का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? डॉक्टर मोहम्मद यूनुस की जो इंटरिम केयरटेकर गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट के पीछे कौन है? हमारी शहादतें दी, हमारे 9,000 लोग जख्मी, हमारे कई सौ लोग परमानेंटली डिसेबल हुए, किसके लिए हुए भाई? अब अगर ये कोई गुमान है क्या कि भारतीय सेना तो मुसलमान के लिए लड़ेगी? जब हिंदू और हिंदू का हित होगा तो भारतीय सेना तो उसको भी लिबरेट कराएगी ना। बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान के साथ एंड वेयर ऑफ कोर्स यहां से कंसर्न तो गया होगा बड़ा क्लियरली एंड एक वार्निंग भी गई होगी, क्योंकि उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आया है कि भैया वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स। लीडर्स हैं जिनका नाम लेके इंडियन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो भी हमारी हिट लिस्ट पे हैं और उनको भी मार दिया। 7 सिस्टर्स को हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आई थिंक इंडिया कुछ ना कुछ करेगा वहां, बिकॉज़ देयर इज प्रेशर। 7 दिन बाद दे वुड रिक्वायर अनदर इशू। कर दिया। बांग्लादेश में भारी तबाही मची हुई है, वहां हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब तो हिंदुओं ने आवाज उठा ली है कि मोदी सरकार हमारी मदद करे, हमारे लिए बॉर्डर खोल दे। ग्रिगोर रिविच की बड़ी चेतावनी सामने आई है। इसे अब और तत्कालीन सोवियत संघ के समर्थन से हुआ था। रूस के राजदूत ने ढाका में बैठकर एक एक बांग्लादेशी को याद दिलाया है कि 1971 में आपको आजादी भारत की मदद से ही मिली है। उत्तर की याद भी दिलाई और याद दिलाते हुए कहा कि बांग्लादेश की आजादी में भारत का अहम योगदान रहा है और रूस ने भी बांग्लादेश की मदद। अब भी पाकिस्तान में अपनी सरगर्मी में मुलव्विस है। असादुल्लाह वलीद करके एक लश्कर तैयबा का बंदा जो अभी पीपल्स एंटी फैशिस्ट फ्रंट के हिसाब से अपने आप को नाम, एक और को टपका दिया गया है, खबर ये आ रही है। सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ ये होने जा। और अब दूसरी जानिब अफगान बॉर्डर पर भी इस जहरियत का सामना है। हमारी अस्करी दिफाई पॉलिसी आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? किसने मारा, किसके लिए मारा, क्यों मारा, क्या मारा, किसी को कोई आइडिया नहीं है, बट वो जरूर मरा है। इसके बाद जा रहा होता है, वो पहला कांटेक्ट जो होता है वो इस तरह के लोगों के साथ होता है। एक पैटर्न भी बनता है यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जहाँ पर जो प्रोपेगेंडा वाले और उर्दू स्पीकिंग प्रोपेगेंडा वाले और पिछले भी चाइना, टर्की, इनको मिल के अपने दिफा मजबूत करने के लिए आपस में हाथ मिला। इंडिया के साथ जो जंग है ना, अगर यूनिलैटरल है, इसमें मोदी नहीं मिला हुआ ना, तो वो इसकी ऐसे की तैसी कर देंगे। अल्लाह। इट्स अ बॉम्ब ब्लास्ट विदाउट फायरिंग अ सिंगल। अब हमारा जो आर्मी चीफ है ना, उसकी तो इस वक्त फटी पड़ी है। भाई ऐसा करें कि आप भाग के बंकर में घुस जाएं। पाकिस्तान जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ तवील, कठिन और पुररेस जंग लड़ी, आज एक नई लहर का सामना कर रहे हैं। ये दहशतगर्दी महज चंद गिरोहों या फिर वाकयात तक महदूद नहीं है,
बल्कि इसके पीछे इलाकाई सियासत, खुफिया मंसूबाबंदी और पाकिस्तान को अपनी पुरानी चाल के अंदर फंसाने की कोशिश कर रहा है। और बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान का मीडिया गैर इरादी तौर पर वही लाइन जो कि अफगानिस्तान चाहता, इंडियन आर्मी भी या दूसरी आर्मीज भी अपने ऑपरेशंस बताती है कि इस साल हमारे ऑपरेशंस कितने थे और हमने 99 टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं 2025 में। 699 700 टेररिस्ट इंसिडेंट। इंडिया के अंदर एक पहलगाम हुआ तो जंग वो खराब हो रही है। इसको फ्यूचर में किस तरह ओवरऑल रोकना है? हमने पहले भी देखा सुसाइड बॉम्बिंग हुई, उसके अंदर खवातीन भी इन्वॉल्व थी। बलूचिस्तान के खिलाफ दुश्मनी उनकी जो है वो तो उधार खाए बैठे हैं। अब उनके हाथ से एक तीतर चढ़ गया है जिसका नाम है अफगानिस्तान। अरे जिन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, जब बोलने लगे तो हम ही पर बरस पड़े। क्या बात है, यू साउंडेड हमारे हमारी बदनसीबी देखिए कि हमें दोस्त अच्छे क्या मिलने थे, हमें दुश्मन भी अच्छे ना मिले। दुश्मन भी घटिया दुश्मन मिले एक तरह से। मासूमों को, बेगुनाहों को वर्गला कर इस दहशतगर्दी का ईंधन बना रहे हैं। और जब ये देखता हूँ मैडम शेख, मैं जब भी कोई स्टोरी सामने आती है खास का फ़ायदा उठाकर और जाली वतन परस्ती और हीरोइज़्म में फंसा कर ये लोगों को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैडम शेख ही है, बाकी कोई लोग नहीं है जिन्होंने अपने जनाजे प्यारों के उठाए और प्यारों के जनाजे दफनाए और कुर्बानियां दी हैं। वेपन कैसे चलाया जाए, सेल्फ डिफेंस कैसा किया जाए, ये सबकी जो ट्रेनिंग दी जा रही है जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, सर इसको कैसे देखा जाए? मैं तो सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ, अगर दहशतगर्दी का वाकया वहां पे होता है तो पाकिस्तान पे क्या हमला कर दिया? देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया आप पे जरूर हमला करेगा। ये बात मेरी लिख। तूफानों का संयुक्त असर आने वाले दिनों में पूरे पूर्वी भारत को झकझोर कर रख देगा। बंगाल की खाड़ी में हवा का दबाव इतनी तेजी से बदल रहा है कि अगले 10 दिनों तक भीषण ठंड, भारी बारिश, तेज हवाएं और बाढ़ की संभावना बेहद गंभीर रूप ले चुकी है। साइक्लोन सैन्यार पहले ही अंडमान, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के समुद्री इलाकों को तनाव में ला चुका था, लेकिन अब साइक्लोन दित्वा के जुड़ते ही समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगी हैं। बंगाल की खाड़ी में इस वक्त हालात ऐसे हैं जैसे पानी और हवा दोनों मिलकर धरती पर हमला करने पर उतर आए हों। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि इन दोनों तूफानों की संयुक्त ऊर्जा अगले चंद घंटों में पानी का स्तर इतना बढ़ा सकती है कि तटीय इलाकों में जमीन ही दिखाई न दे। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई तटीय जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। समुद्र 10 से 15 मीटर तक की लहरें उछाल रहा है और प्रशासन ने तट के पास रहने वाले हजारों परिवारों को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। मौसम विभाग का दावा है कि सैन्यार की हवाओं की दिशा और दित्वा के लो प्रेशर के टकराव से बनी यह स्थिति आने वाले 10 दिनों तक देश भर में शीत लहर को जन्म दे सकती है। यानी तूफान समुद्र से शुरू होगा लेकिन असर मैदानों, पहाड़ों और उत्तर भारत तक महसूस होगा। हवा की गति बढ़कर अब 180 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। ये वही स्पीड है जो छतें उड़ा देती हैं, खंभे तोड़ देती है और पक्के मकानों को भी हिला देती है। दित्वा के चलते दक्षिण भारत में भारी बारिश के बाद अब सैन्यार के बादल पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की तरफ मुड़ रहे हैं। बारिश और समुद्री तूफान के साथ नदी का जल स्तर खतरे की सीमा पार कर चुका है। नदियों, नालों और पहाड़ी इलाकों में अचानक बाढ़ की आशंका और तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल के तट पर लहरें इतनी जोर से टकरा रही हैं कि दीघा, मंडारमणि और सुंदरबन के द्वीपों में शोर इतना भारी है कि इंसानी आवाज भी डूब जाती है। उड़ीसा के केंद्रापाड़ा, बालासोर और गंजाम में पानी पहले ही कई गांवों में घुस चुका है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम में समुद्र तट खाली कराया जा चुका है। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने का आदेश दिया गया है। कई देशों के समुद्री मॉडल में साफ दिख रहा है कि दित्वा की दिशा बदलकर भारत की ओर और खतरनाक हो सकती है। दोनों चक्रवातों के संयुक्त असर से रेलवे लाइनों को पहले ही नुकसान हो रहा है। कई ट्रेनों को रद्द किया जा चुका है। उड़ीसा और बंगाल के कई शहरों में बिजली गुल है, सड़कें टूटी हैं, पुलों पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि यह स्थिति सिर्फ चक्रवात नहीं बल्कि एक डुअल स्टॉर्म इंपैक्ट है जिसकी तबाही का अंदाजा अभी लगाना भी मुश्किल है। सबसे डरावनी बात यह है कि मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले 10 दिन लगातार ठंडी हवाओं का असर उत्तरी भारत में भी देखने को मिलेगा। तेज बारिश, बर्फीली हवाएं और तापमान में अचानक गिरावट लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा सकती हैं। अस्पतालों और राहत शिविरों को एक्टिव मोड में रखा गया है। एनडीआरएफ की टीमें हर राज्य में तैनात हैं, लेकिन दित्वा और सैन्यार के मिलकर बनी यह स्थिति राहत कार्यों को भी मुश्किल बना रही है।
जहां समुद्र उफान मार रहा है, वहीं आसमान में बादल जमीन छूने लगे हैं। ट्रांसपोर्ट बंद, बिजली ठप, फोन नेटवर्क कमजोर और हजारों लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश में हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि घर हवा की दिशा में कोई बदलाव नहीं आया तो यह संयुक्त तूफान ऐसा असर छोड़ सकता है जिसे संभालने में महीनों का समय लग सकता है। चक्रवात सैन्यार और चक्रवात दित्वा की संयुक्त